हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीबीएसई ने हाल ही में सैम्पल पेपर रिलीज किया था उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो इससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक ही डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के बारे में ही बात करेंगे और उनके सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको आगे की क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और आपको अगर इसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स से आया हुआ है कि ए एक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, देन इन चारों में से कौन सा कंडीशन सही है। ठीक है, तो समझते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए आई जे, अगर मैं उसका सेम जो उसका रो था और जो उसका कॉलम था, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो वो नेगेटिव हो जाता है एलिमेंट। मतलब अगर मैं जे आई लिखता हूं तो वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए आई जे के होगा। मतलब कि इसको मैं आपको एक अलग से एग्जाम्पल दिखा के बताता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास, मान के चलो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम दे रहा हूँ ए, और इसमें मेरे पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट है 0 3 4 5 0, सॉरी यहाँ पर -3 होगा। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। यहाँ पर होगा -3, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर रख लेते हैं मान के चलो 5, यहाँ पर हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा -5। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओ यहाँ पर कुछ रफ हो गया, यहाँ पर होगा -4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें दिख रहा है कि जो ये पोजीशन है, ये वाला एलिमेंट, अगर इस एलिमेंट की बात करें तो इसकी पोजीशन क्या है, A1 2, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो अगर मैं कहता हूं कि A21 कितना होना चाहिए, तो वो पता है मुझे कि वो कितना होना चाहिए। अगर वो -3 है तो वो +3 होना चाहिए। तो क्या है, बिल्कुल है, दिख रहा है। तो एक कंडीशन जो होती है वो होती है कि अगर मैं रो कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो वो जो साइन होता है वो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब एलिमेंट जो होगा, अगर वो एलिमेंट पॉजिटिव था तो वो एलिमेंट नेगेटिव हो जाएगा। अगर आई जे की बात करते हैं, मतलब कॉलम और रो की, जैसे मेरे पास यहाँ पर A12 एलिमेंट है, यहाँ पर दिख रहा है मुझे A12 एलिमेंट है। अगर मैं इसको A21 लिखना चाहूँ तो अगर A12 -3 है तो A21 कितना हो जाएगा 3, या फिर अगर A21 3 है तो A12 कितना हो जाएगा -3। इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या कोई कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इससे। इससे देखते हैं ए आई जे इज 1/n, नहीं, ये कंडीशन गलत है। इनमें से अभी भी कोई भी सही नहीं है। तो अब अगले कंडीशन देखते हैं कि देखो जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक्स होते हैं उनके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। मतलब जहां पर भी पहले रो और पहले कॉलम में पहला एलिमेंट 0 होता है, दूसरे रो दूसरे कॉलम में दूसरे एलिमेंट 0 होता है, तीसरे रो तीसरे कॉलम में एलिमेंट 0 होता है। मतलब कि जहां जहां i इज इक्वल टू जे होगा, जहां भी रो इज इक्वल टू कॉलम होगा, वहां पर एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। मतलब ए आई जे जो होगा वो 0 होगा, कहाँ कहाँ, डायगनली, मतलब कि जहां पर आई भी जे के बराबर होगा। तो ये कंडीशन क्या कहीं दे रखी है, चेक करते हैं। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा, तो ये कंडीशन जो है ये वाला क्या कहीं दे रखा है, गिवन है। तो अगर गिवन है तो देखते हैं। तो इनमें से कोई गिवन है, बिल्कुल ये सी जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे वो बिल्कुल सही है। वो बोल रहा है कि ए आई जे 0 होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे वेयर आई इज इक्वल टू जे, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा वेयर आई इज इक्वल टू जे। तो ये कंडीशन है जो कि स्क्यू सिमेट्री के लिए सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या है कि ए हमारे पास एक स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी, ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दे रखा है। ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जो है वो दे रखा है -3।
तो हमें बताना है A इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमें बताना है कि ये कितना होगा। तो देखो, अगर मैं बात करूं ए कितना, ए का डिटरमिनेंट की बात करें या फिर ए के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की बात करें, ए के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो रो था वो अब कॉलम बन जाएगा, मतलब एक मैट्रिक्स है हमारे पास कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए टी कितना हो जाएगा, सीधा सा जो रो था वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम था वो रो बन जाएगा। तो 7 8 9 ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा कुछ ए का ट्रांसपोज। बट अभी भी अगर हम देखें तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम ही आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, आप करके भी देख सकते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट की बात करें या फिर ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट की बात करें, वो क्या होगा, वो सेम ही होगा। तो वैसे ही दे रखा है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना है, -3 है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज कितना होगा, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं या फिर यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं ए, यहां पर एक कंडीशन है कि ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर है। तो ए का ट्रांसपोज कितना है वो गिवन है मुझे, कितना, -3 गिवन है। तो इसका मतलब है ए ट्रांसपो ए कितना हो जाएगा, वो भी -3 हो जाएगा, और ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट उसका, वो भी कितना हो जाएगा, -3। अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए का डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ इंटू में ए ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब ए ट्रांसपोज कितना है, -3 इनटू में सॉरी ए डिटरमिनेंट कितना है, -3, और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना है, वो भी -3 है। तो कितना आएगा आंसर, 9। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है बिल्कुल। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो यहां से आया है। एक मिनट, तो यहां से हमारे पास एक ये आंसर आया है, सॉल्यूशन इसका आया है, और हमने एक और कंडीशन यूज किया है वो ये वाला। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है इसका सीधा सा फॉर्मूला मुझे पता है, वेक्टर में 1/2 इनटू में एडजेसेंट साइड ए बी। एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार समझा देता हूँ क्या होगा। ये तो सीधा सा है क्वेश्चन, बट हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से इसको करना था। तो देखो, हमारे पास अगर हम इसको समझते हैं तो पैरेललोग्राम से समझते हैं, पैरेललोग्राम से ज़्यादा इजी होगा समझना। मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें कुछ ये एलिमेंट हम इसको मार्क कर देते हैं, इसके कुछ वर्टेक्स को, ए बी सी और डी। हमारे पास ए बी भी गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी वेक्टर गिवन है, हमें बी सी वेक्टर भी गिवन है, सॉरी ए सी वेक्टर गिवन है। इसको हमारे पास ए सी वेक्टर भी गिवन है। तो हमें पता है कि सीधा सा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना होता है, वो सीधा सा हो जाएगा ए बी क्रॉस सॉरी ए सी। ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि जो ये ट्रायंगल, ये जो लाइन है, एसी वाली जो लाइन है वो क्या होता है, इस पैरेललोग्राम को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसका मतलब है जो इसका एरिया आ रहा था, एरिया वो मॉडुलस होगा क्योंकि उसका एरिया पॉजिटिव ही होगा। तो इसका जो एरिया आ रहा था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हाफ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, तो हाफ इंटू में ए बी क्रॉस ए सी ये होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक हमारे पास एक फंक्शन गिवन है
फंक्शन गिवन है कि अगर x 0 के बराबर नहीं होता है तो हमें ये फंक्शन लेना है, और अगर x 0 के बराबर होता है तो हम उसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे वो भी देखते हैं। और इसने बोला हुआ है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये चीज हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट बराबर होंगे। कॉन्टिन्यूअस के केस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस की केस में कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट, देखो हमें एक चीज पता है, ये हमें बोला होगा कि कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें एक चीज और ध्यान रखना होगा कि लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे वो कॉन्टिन्यूअस है, वो क्या होते हैं, तीनों के तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये होती है क्या, कॉन्टिन्यूअस की प्रॉपर्टी, कि मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। तो इसने बोला, क्वेश्चन में कुछ अलग है, इसने बोला है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इस x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, के। इसका मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट वो k के बराबर होना चाहिए ना, एट x व्हेन x अप्रोचेस टू 0। मतलब कि लिमिट की वैल्यू, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए k के बराबर। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या होता है, वो सब कुछ सेम होता है। तो मैंने क्या किया कि भाई हम लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, और देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये कंडीशन समझ में आ रहा है कि ये हमने कैसे लिखा है। अब हमें क्या करना है कि मुझे पता है कि 1 माइनस में इस cos 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 4x को मैं इधर इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व कर सकते हैं इस साइड में, पेपर का जो बड़ा वाला वो मिलता है। तो मैं इसको 1 माइनस में cos 2 इंटू में 2x लिख सकता हूँ। अब ये अगर मैं इसको थीटा मानता तो वो cos 2 थीटा बन जाता ना। अगर मैं इसको थीटा मानता तो क्या फॉर्मूला बनता, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो मैं 1 को ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताता हूँ किस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है इसका। तो मैं इस चीज को 1 माइनस में cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या बनेगा, cos 2 थीटा मतलब कि cos थीटा, थीटा क्या है 2x, तो cos स्क्वायर 2x माइनस में साइन स्क्वायर 2x बनेगा। अब जब इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस में साइन स्क्वायर 2x बनेगा, बनेगा बिल्कुल। अब मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, प्लस में साइन स्क्वायर 2x, इसको तो लिख ही सकता हूँ। अब जब इसको प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x। मतलब 1 माइनस कॉस 4x को सॉल्व करके क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2 साइन स्क्वायर 2x बन रहा है। अब मैं इसको ऐसे यहां पर लिख देता हूं एज इट इज। तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 या x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 4x के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में कितना था 8x स्क्वायर। तो इस 2 से इस 8 को काट सकता हूं 4 टाइम्स में, और ये k के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो लिमिट साइन स्क्वायर 2x अपॉन में 4x स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। और ये किसके बराबर होना चाहिए था, k के बराबर व्हेन x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब थोड़ा और समझते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन में 2x का इन सब का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू जो होती है, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा साइन 2x बाय 2x दिख रहा है ये। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी, वो क्या होती थी कि लिमिट, मैं यहां पर लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x कितना होता है, जितना ही एंगल होगा उतना ही, अगर नीचे है साइन x बाय x, साइन x बाय x वो कितना होता था, वो होता था 1। तो वैसे ही यहाँ पर जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सेम एज इट इज दिख रहा है। तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 1। 1 इज इक्वल टू k, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अब मैच करते हैं, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है k की वैल्यू 1 वाला, बिल्कुल ऑप्शन सी जो मैच कर रहा है वो दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
5 बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। तो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, एफ डैश एक्स जो है वो दे रखा है मुझे, क्या, एक्स प्लस 1/x। मुझे क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है। तो देखो एक फंक्शन है मेरे पास, अगर मुझे उसका डेरिवेटिव दे रखा है, ठीक है, तो डेरिवेटिव को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, वो फंक्शन मिल जाएगा। अगर मैं फंक्शन को अगर मुझे फंक्शन का इंटीग्रेशन दे रखा होता तो मैं उसको डेरिवेट करता तो वो फंक्शन मिल जाता। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, वो फंक्शन मिल जाएगा। अगर इंटीग्रेट कर दूंगा ना तो मुझे वो फंक्शन मिल जाएगा। तो मैं सीधा से क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब है एक्स प्लस 1/x को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, वो फंक्शन मिल जाएगा। तो फंक्शन क्या, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। अब मुझे पता है एक्स dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ मोड x, और प्लस में कुछ कांस्टेंट होगा जो कि c। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है कहां पर, ये जो ऑप्शन है बी, ये ऑप्शन मुझे मैच दिख रहा है, x²/2 बिल्कुल प्लस log ऑफ मोड x प्लस c, बिल्कुल ये मैच कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ये क्या मुझे देगा, फाइनली मुझे फंक्शन देगा। तो ये मेरा फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या है, d/dx ऑफ dy/dx की पावर होल पावर, इस पूरे की पावर कितनी है, 4, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं, मैं अगर आपको यहाँ पर एक चीज और समझा देता हूं कि अगर मेरे पास d/dx ऑफ y होता, y की पावर 4 होता, तो मैं कैसे इसको डिफरेंशिएट करता, मैं क्या करता, मैं कहता पहले पावर जो है y का वो पावर आता, फिर y³ होता और dy/dx होता, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव होता। आपने चैन रूल में पढ़ा भी होगा किस तरीके से इसको डेरिवेट करते हैं। अगर y की पावर 4 को अगर डेरिवेट करना है तो क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, पावर जो 4 था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाई में आ गया, फिर जो पावर था वो एक कम हो जाएगा, तो y का पावर कितना हो जाएगा, 4 - 1 3, ठीक है, यहाँ पर मैच कर रहा दिख रहा है। और फिर क्या होता है, y का, फिर चैन रूल से y का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ अगर मैं बात करूं कि, तो फिर इसको भी ऐसे ही कुछ इंटीग्रेट करेंगे। इसको कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 इंटू में dy/dx का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर 3, और फिर d/dx ऑफ dy/dx, ये हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसको एज इट इज ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, 4 dy/dx का होल क्यूब इंटू में d2y/dx²। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। अब ऑर्डर जो होता है ना वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब हमने फंक्शन को कितनी बार डेरिवेट किया है, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया है। तो ये दिख रहा है dy/dx 1 टाइम डेरिवेट किया है, और यहाँ पर दिख रहा है कि फंक्शन को 2 टाइम्स डेरिवेट किया है। तो मतलब कि ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, m जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है। और डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, d2y/dx², और इसकी पावर कितनी है वो हमें दिख रहा है 1 है। तो इसका मतलब n जो डिग्री है वो कितनी है, 1, और हमें बताना क्या था, m प्लस n की वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगा 2 + 1, इसका मतलब है 3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो कैसे करना है इसको भी देखते हैं। तो ये हमें बताना है कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऑप्शन में दे रखा है, क्या ओपन हाफ प्लेन ओरिजिन को कंटेन करेगा, या फिर वो ओपन हाफ प्लेन ओरिजिन को नहीं कंटेन करेगा, या फिर एक्स वाई प्लेन जो है क्या वो इस लाइन को ही नहीं कंटेन करेगा, होल एक्स वाई प्लेन, या फिर क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, या फिर क्लोज्ड हाफ प्लेन ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो इसको कैसे करना है उसको भी समझते हैं। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x + 5y इज लेस देन 4।
ये है हमारे पास इक्वेशन। हम क्या मान के चलते हैं, हम इसको मान के चलते हैं लेट, हमें जब भी इसको सॉल्व करना होता है तो हम इसको बराबर मान के चलते हैं, प्लस सॉरी हम इसको बराबर मान के चलते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम, अभी हमारे पास ग्राफ तो नहीं है लेकिन हम इसी पे प्लॉट करेंगे। तो ये अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमें अगर इसका ग्राफ बनाना है तो हमने 9th और 10th में भी ये सीख रखा है कि हम यहाँ पर x रखते हैं, यहाँ पर y रखते हैं और 3 पॉइंट से हम बना लेंगे ज़्यादा। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 4/5। और अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अगर हम y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। आप और भी पॉइंट ले सकते हैं, बाकी मैं इतना सही सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो x जब 0 होगा तो y यहाँ पर रखते हैं, ये रखते हैं, ये x 1, ये हो जाएगा 2, इधर भी ये 1, ये 2 और ये 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 और वैसे ही यहाँ पर -1 और ये -2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी है, 4/5। 4/5 का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट 4/5 की जो वैल्यू होता है वो होता है 0.8। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर 0.8 आ रहा होगा। और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू ये, तो एक पॉइंट हमें मिल गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जब y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 4/3 होगी, इसका मतलब 4/3 मतलब अप्रॉक्सीमेट 1.33। ठीक है, तो इसका मतलब 1.33 कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा होगा इस पॉइंट पे और y यहाँ पर 0 होगा। अब हमारे पास ना इसको प्लॉट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लाइन, सॉलिड लाइन से लाइन को रिप्रेजेंट करना, और एक होता है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना। तो अब हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एक सॉलिड लाइन से बनाना है स्ट्रेट लाइन और एक डॉटेड लाइन से बनाना है। तो जब हम ये वाला यूज करते हैं ना, वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जब बराबर हो। जैसे कि अगर हमारे पास इक्वेशन होती 3x प्लस 5y इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो हम कौन सा लाइन लेते, ये स्ट्रॉन्ग वाला, मतलब सॉलिड वाला। सॉलिड वाले का मतलब क्या है कि जो लाइन पे हम पॉइंट कोई भी ले सकते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। लेकिन डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे हम कोई भी, मतलब इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि वो इस क्राइटेरिया को, वो इक्वल टू वाले क्राइटेरिया सेट से इस ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर पॉइंट कोई लेते हैं तो वो इक्वल टू वाले 4 वाले को रिप्रेजेंट करेगा। बट हमारा जो इक्वेशन था वो ये था, हमने इसको मान के, ये मान के हमने पॉइंट को निकाला है। लेकिन हम जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं, जो ये पॉइंट है, अगर मैं बात करूं ये 4/3 की और y इज इक्वल टू 0 वाले, अगर उस पॉइंट को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 के बराबर। लेकिन जो हमारी कंडीशन कह रही है कि 3x प्लस 5y वो लेस देन 4 होना चाहिए, हमने इसको इसलिए माना है ताकि हम पॉइंट्स निकाल पाए। अगर हम पॉइंट्स निकाल लेते तो हमें अब यही इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है, अब हमें इसी को लेकर सॉल्व करना है। बाकी सब कुछ हमने बस इसको इसलिए माना था ताकि हम इसकी हेल्प से पॉइंट निकाल सके, जो हमने ये पॉइंट निकाले हैं। बस इतना ही इसका काम था। अब हम इसकी हेल्प से, इस लाइन की इक्वेशन की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो डॉटेड लाइन से बनाएंगे। डॉटेड लाइन से इसलिए बनाएंगे क्योंकि सॉरी, ये थोड़ा सा हमने वो कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हम इसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। और ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, 3x प्लस 5y इज लेस देन 4, वो वाली है। तो अब हमें पता चल रहा है कि भाई देखो, ये दो हाफ बन रहे हैं, एक लाइन के इस साइड और एक लाइन के इस साइड। दो प्लेन दिख रहे हैं मुझे, जो XY प्लेन है उसको दो हाफ में हमने बांट दिया। अब जो पहला कंडीशन है वो कह रहा है कि कोई भी हाफ ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है, बट जो ये वाला हाफ है, जो हमने ये वाला हाफ जो हमने बनाया है, उसमें जो है ये ओरिजिन कंटेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब पहला वाला कंडीशन तो गलत हो गया। दूसरे वाले कंडीशन की बात करते हैं। दूसरा वाला कंडीशन क्या कह रहा है, ऑन एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। बिल्कुल जो दूसरा वाला हाफ है वो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, बिल्कुल। एक जो ये वाला हाफ है, इनमें से कोई भी एक हाफ ओरिजिन को तो कंटेन कर ही रहा है, तो बिल्कुल ये वाला सही है। तो मतलब ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है, स्केलर प्रोजेक्शन,
तो मुझे पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी, स्केलर प्रोजेक्शन जो होता है वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब हम किस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर क्या है, 3i माइनस जे माइनस 2k, ये हमारे पास ए वेक्टर है, डॉट में बी वेक्टर है i प्लस 2j माइनस में 3k, ये हमारे पास वी वेक्टर है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ जितना भी बी में इसका आई का कोफिशिएंट क्या है, बी के मेरे पास ए क्या है, ए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3i माइनस जे माइनस 2k कैप, ए वेक्टर है। और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर होता है, बी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालना है ना, बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हैं तो बी का मैग्नीट्यूड क्या कैसे निकालते हैं हम, जो इसका कोफिशिएंट है अंडर रूट में इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट अगर -3 ले तो इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9। तो अगर मैं देखूं तो ऊपर वाला जो अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाला जो होता है वो आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, आई वाले कोफिशिएंट आई वाले हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आई इंटू में आई, सॉरी आई इंटू में आई कॉस थीटा होता है, तो आई डॉट आई का मतलब जो एंगल है इनके बीच में वो 0 डिग्री का एंगल होता है और बाकी सब में 90 डिग्री का होता है। अगर मैं बात करूं जे इंटू आई तो क्या होता है, कॉस 90 होता है इनके बीच में, तो कॉस 90 0, तो बाकी सब 0 हो जाते हैं। हम सिर्फ आई वाले को ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस 2 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 6 प्लस 3 9 माइनस 2 7 अपॉन रूट 14। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ए जो दिख रहा है मुझे वो सेम एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो हमें दिया है 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब जब भी ऐसा कुछ दिया होता है जबकि पावर नीचे वाली एक ज्यादा हो ऊपर वाले से, तो हम क्या करते हैं हमारी जो हम सोचते हैं वो सोचते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर ले आसानी से, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्यों ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं, तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं मान लेता हूँ टी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने मान लिया टी। अब क्या करता हूँ कि इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो 2x dx इज इक्वल टू dt के बराबर बनेगा बिल्कुल, और x dx जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये जो लिमिट दी हुई है वो x के अकॉर्डिंग दी हुई थी, तो आप इसको या तो ऐसे सॉल्व करें कि आप t मान के चले और एंड में x रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दें जहां जहां t है, और फिर लिमिट को पुट करें। लेकिन मैं क्या करता हूं कि भाई मैं अभी से ही t का जो लिमिट है वो t की जो x का लिमिट है उससे मैं t का लिमिट निकाल लेता हूं। तो मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी है, तो जब x की वैल्यू 2 होगी, जब x की लिमिट 2 से 3 तक जा रही है ना, तो मैं देख लेता हूं कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो t की लिमिट t उस समय कितना होगा, t होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि 5। वैसे ही जब x की वैल्यू 3 होगी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 मतलब कि 10। तो इसका मतलब है जब लिमिट जो है x के लिए 2 से 3 जा रहा होगा उस समय t के लिए लिमिट 5 to 10 जा रहा होगा। तो मैं इसी चीज को इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 to 10 x dx के बदले 1/2 dt, और नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बदले t तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, और 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया 5 to 10 dt/t। अब इसको मैं इस तरीके से 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, और ये हमें 5 to 10 इंटीग्रेट करना था। तो मैं इस चीज को 1/2 और मैं इसको ऐसे लिखूंगा log 10 माइनस log ऑफ 5, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log ऑफ a माइनस में log ऑफ b, तो मैं इस चीज को log a अपॉन b लिख सकता हूँ। ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक से पढ़ सकते हैं।
तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है मैं इस चीज को फाइनली सॉल्व करके मैं इस चीज को फाइनली क्या लिख सकता हूँ, 1/2 log ऑफ 10/5। इसका मतलब है 1/2 log 2 लिख सकता हूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो चेक करते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है। बिल्कुल, जो ये ऑप्शन सी जो है ये मैच कर रहा है, तो 1/2 log 2, तो ये ऑप्शन सही है, करेक्ट। अब चलते हैं 10वें पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि एक ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों। ए बी नॉन सिंगुलर का मतलब है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आ रहा हो, मतलब ए का डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और बी का डिटरमिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब कह रहा है कि हमें बताना क्या है, ए इंटू में बी का इनवर्स का होल इनवर्स इसका। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ए बी, अगर इसका इनवर्स निकालना है तो मैं इसको लिखता हूँ बी इनवर्स इंटू में ए का इनवर्स, इस तरीके से लिखते हैं। तो मैं इसी चीज को फिर से ओपन कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, बी इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा इंटू में ए का इनवर्स हो जाएगा। और बी का इनवर्स कितना होता है, वो इनवर्स किसी भी चीज का इनवर्स, जैसे ए का इनवर्स का अगर मैं फिर से इनवर्स करता हूं तो ये मुझे ए ही देगा। वैसे ही बी का इनवर्स करूंगा तो क्या देगा, बी देगा, और ए का इनवर्स तो ए का इनवर्स ही रहेगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन जो सी है वो इससे मैच कर रहा है। तो ये था हमारा आज हमने सॉल्व किया है जो ये 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सीबीएसई के सैंपल पेपर के। अगर आपको इससे कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर सॉल्यूशन इसका देख भी सकते हैं, या फिर आप अपने सॉल्यूशन को भी भेज सकते हैं, और आप दूसरे पीयर्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।